हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम टुडे इज़ द लास्ट डे, कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो हम थोड़े से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो ऑलरेडी पिछले साल आ रखे हैं वो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ क्लाइंट्स फर्स्ट पोस्टपार्टम डे द नर्स असेस दैट द फंडस वाज लोकेटेड लिटरली टू द अम्बिलिकस। दिस मे बी ड्यू टू एंडोमेट्राइटिस। सी देखो क्या हुआ, आपको पता है इन नॉर्मल केस व्हाट हैपेंस, सी जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड द प्लेसेंटा व्हाट हैपेंस, द यूट्रस शुड बी फर्म होना चाहिए, एट द मिड लाइन होना चाहिए, इन द मिड लाइन होना चाहिए, एंड इट शुड बी एट और जस्ट बिलो द अम्बिलिकस होना चाहिए। एंड जैसे जैसे डे पास होता है जो यूट्रस है इट डिसेंड्स 1 सेंटीमीटर एवरी डे, राइट। दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। बट लाइक इन एंडोमेट्राइटिस में क्या जो यूट्रस है वो लिटरली डिस्प्लेस हो सकता है, लाइक अम्बिलिकस के लिटरली हो सकता है। देखो एंडोमेट्राइटिस बेसिकली क्या है, जो हमारा यूट्रस की जो लाइनिंग है वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है ना। सो एंडोमेट्राइटिस में क्या होगा, फीवर हो सकता है, टेंडरनेस हो सकता है। अगर लेट सपोज अगर यूट्रस का साइज इंक्रीज भी हुआ या फिर लिटरली शिफ्ट भी हुआ तो ये एक्यूट नहीं होगा। उन्होंने क्या बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द क्लाइंट्स फर्स्ट पोस्टपार्टम डे के बाद ये हुआ है। सो इट्स नॉट एक्यूट नहीं हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। एंड बेसिकली एंडोमेट्राइटिस में फीवर, टेंडरनेस वगैरह होगा। सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है ना। सेकेंड उन्होंने बोला है फाइब्रॉइड ट्यूमर ऑन द यूट्रस। ओके देखो अगर फाइब्रॉइड ट्यूमर होगा ऑन द यूट्रस तो ऑफकोर्स जो यूट्रस का जो साइज है, कंटूर है वो चेंज होगा, नो डाउट चेंज होगा, है ना। लिटरली शिफ्टिंग तो नहीं होगा, बट लेट सपोज अगर हो भी गया तो इट्स नॉट एक्यूट, अगेन इट इज क्रोनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, क्रोनिक होना चाहिए। जस्ट 1 डे में ये चीज नहीं होगा। सो ये भी गलत हो गया। सी उन्होंने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बोवेल डिस्टेंशन। ओके बोवेल डिस्टेंशन, अगर बॉवल का डिस्टेंशन होगा क्योंकि जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी क्या होता है, कॉन्सिपेशन होता है, इट्स नॉर्मल। कॉन्सिपेशन होगा, अगर बॉवल डिस्टेंशन होगा, कॉन्सिपेशन होगा तो मदर को लाइक थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा, पेन हो सकता है ना। यूट्रस जो है वो लिटरली शिफ्ट नहीं होगा, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। डी उन्होंने क्या बोला है, यूरिन रिटेंशन और डिस्टेंडेड ब्लैडर। ठीक है देखो आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल कि जो यूरिन रिटेंशन हो सकता है क्योंकि जो ब्लैडर की जो टोन है वो डिक्रीज हो जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, क्योंकि ट्रॉमा भी होता है बहुत सारा, लाइक पेरिनियल टेयर वगैरह होता है ना, ट्रॉमा की वजह से। इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया है ना, लोकल एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं, उसके इफेक्ट से जो ब्लैडर का जो टोन है उसमें एबनॉर्मेलिटी होती है, प्लस जो पेरिनियल टेयर वगैरह होता है तो उसकी वजह से मदर के अंदर एक हेजिस्टेंसी भी होती है यूरिन को अवॉइड करने में, तो जिसकी वजह से यूरिन रिटेन होगा तो जो ब्लैडर है वो डिस्टेंडेड होगा। और ब्लैडर जैसे ही डिस्टेंडेड होगा तो क्या करेगा, वो यूट्रस को जस्ट अपवर्ड शिफ्ट कर देगा, अपवर्ड एंड स्लाइटली लिटरल, मोस्ट ऑफ द टाइम राइट लिटरल शिफ्ट कर देगा, है ना। सो यूरिन रिटेंशन और डिस्टेंडेड ब्लैडर क्या करेगा, यूट्रस को अपवर्ड एंड लिटरली डिस्प्लेस कर देता है ना। एंड यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला है, एंड ये एक्यूट होगा, लाइक तुरंत के तुरंत हो जाएगा, जैसे ही ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा, वॉइड कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो ये लिटरली एंड अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो ड्यूरिंग अ क्लाइंट्स फर्स्ट पोस्टपार्टम डे द नर्स असेस दैट द फंडस वाज लोकेटेड लिटरली टू द अम्बिलिकस, इट इज जस्ट फर्स्ट डे, है ना। सो ये किसकी वजह से होगा, दिस मे बी ड्यू टू यूरिन रिटेंशन, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन इवेल्युएटिंग अ क्लाइंट विद सिम्टम्स ऑफ शॉक, ठीक है शॉक का सिम्टम्स है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूरोजेनिक शॉक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक। शॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्सेट प्रीलिम्स 9 में भी शॉक से रिलेटेड आया था एमसीक्यू। शॉक इज इंपॉर्टेंट, ओके कुछ भी पूछ लेते हैं शॉक से रिलेटेड। द सिम्टम्स ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक डिफर फ्रॉम हाइपोवोलेमिक शॉक इन दैट in neurogenic shock the skin is warm and dry, okay. In hypovolemic shock there is bradycardia. In hypovolemic shock capillary refill is less than 2 seconds. In neurogenic shock there is delay capillary refill। देखो आपको पता है न्यूरोजेनिक शॉक बेसिकली क्यों होता है, बिकॉज ऑफ देयर इज लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसका जो टोन है वो उसके लॉस होने की वजह से होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जो वेसल्स है वो वेजोडाइलेशन होगा बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो एक्टिवेट हो गया ना। सो वेजोडाइलेशन होगा, है ना, वेजोडाइलेशन होगा जिसकी वजह से जो स्किन है वो क्या होगा, वार्म होगा, ड्राई होगा, फ्लश्ड होगा, वार्म ड्राई एंड फ्लश्ड होगा, ठीक है। प्लस ब्रेडिकार्डिया होगा क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। प्लस कैपिलरी रिफिल टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता है न्यूरोजेनिक शॉक का इतना ज़्यादा, ठीक है।
एंड हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ हाइपोवोलेमिया, डिक्रीज फ्लूइड की वजह से, फ्लूइड कम होने की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। सो फ्लूइड कम हुआ तो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, सो वेजो कंस्ट्रिक्टर होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा, स्किन जो होगा वो कूल होगा, क्लैमी होगा, राइट। प्लस क्या होगा, टेकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन तो हमारा न्यूरोजेनिक शॉक में भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में हो गया, ठीक है। बट न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है ना। सो इन न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई, यस एब्सोल्युटली राइट। क्यों, क्योंकि वेजोडाइलेशन होगा, वेजोडाइलेशन की वजह से लाइक जो ब्लड है वो पूलिंग आउट होगा, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा स्किन जो होगा वार्म एंड ड्राई होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इन हाइपोवोलेमिक शॉक देयर इज ब्रेडिकार्डिया, बिल्कुल गलत। मैंने क्या बोला, हाइपोवोलेमिक शॉक में कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से टेकीकार्डिया होगा, नॉट ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया कहाँ पे होगा, न्यूरोजेनिक शॉक में होगा, सो बी गलत हो गया। सी क्या बोला उन्होंने, इन हाइपोवोलेमिक शॉक कैपिलरी रिफिल इज लेस देन 2 सेकंड, बिल्कुल गलत। इन हाइपोवोलेमिक शॉक कैपिलरी रिफिल टाइम क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, मोर देन 2 सेकंड हो जाएगा। इट इज नॉट less than 2 seconds, it is more than 2 seconds, so it is also wrong. In neurogenic shock there is delay capillary refill, तो मैंने क्या बोला कि न्यूरोजेनिक शॉक में मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिलरी रिफिल मतलब डिले नहीं होता है, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse would need to monitor the serum glucose level of a client receiving which of the following medications owing to its effect of glycosinolysis and insulin release। तो मतलब इन्होंने बेसिकली क्या पूछा है कि ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ड्रग है जो क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा एंड डिक्रीज इंसुलिन रिलीज करेगा, मतलब कि मेटाबॉलिक इफेक्ट करेगा। तो देखो, नॉर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो हमारा नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन दैट इज अ वेजो कंस्ट्रिक्टर करता है, बीपी इंक्रीज करता है, टेकीकार्डिया वगैरह करता है, बट ये मेटाबॉलिक इफेक्ट इतना ज्यादा इसका नहीं है, सो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। डोब्यूटामाइन अगेन कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करता है, इसका भी जो मेटाबॉलिक इफेक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं है, सो ये भी रॉन्ग। प्रोपेनोलोल मतलब थोड़ा बहुत देखें तो ये हाइपोग्लाइसीमिया करता है, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं करता, क्योंकि देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस होगा तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, प्लस इंसुलिन रिलीज भी कम होगा, तो मतलब क्या होना चाहिए, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। सो प्रोप्रेनोलोल जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है बट हाइपरग्लाइसीमिया नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा। कमिंग टू एपिनेफ्रिन, देखो एपिनेफ्रिन जो है ना, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन जो कि लाइक अगर पेशेंट अरेस्ट में जाता है तो हम देते हैं ना 1 mg, है ना। सो अरेस्ट में देते हैं, सो एपिनेफ्रिन का ये इफेक्ट है, एपिनेफ्रिन का मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है, वो क्या क्या करता है मेटाबॉलिक इफेक्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उन्होंने बोला है ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज क्या होता है, इंक्रीज होता है, प्लस इंसुलिन रिलीज को भी कम करता है, तो जिसकी वजह से जो नेट इफेक्ट क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है ना, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ओके। उसके अलावा ये ना लैक्टेट फॉर्मेशन भी इंक्रीज कर देता है, सो लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने को मिलता है ना। ये सारा कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा मेटाबॉलिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन की वजह से देखने को मिलता है, सो आंसर क्या होगा, डी, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a postpartum client complains of rectal pressure and severe pain in her perineum, सीवियर पेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीवियर पेन है और रेक्टल प्रेशर है, दिस मे बी इंडिकेटिव ऑफ आफ्टर बर्थ पेन। देखो आफ्टर बर्थ मतलब आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है सो दैट वो अपने पोजीशन पे आए, एंड इट इज नॉर्मल, एंड उसकी वजह से लाइक मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग होती है, दैट इज नॉर्मल, लाइक एब्डोमिनल में पेन होगा, इट इज नॉट रेक्टल प्रेशर नहीं होगा, और सीवियर पेन नहीं होता है, जस्ट हाँ पेन तो होता है बट रेक्टल प्रेशर वाला पेन नहीं होता है, जस्ट एब्डोमिनल यूट्रस के पास पेन होता है, सो ये बिल्कुल गलत हो गया। कॉन्स्टिपेशन, यस कॉन्स्टिपेशन होता है बट कॉन्स्टिपेशन की वजह से लाइक डिस्कम्फर्ट होगा, पेन में भी हो सकता है, मे बी रेक्टल प्रेशर हो सकता है बट सीवियर पेन नहीं होता है, सीवियर पेन इन पेरिनियम नहीं होगा, सो ये भी गलत हो गया। सिस्टाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, अगर ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा, देयर इज अर्जेंसी, फ्रिक्वेंसी, मतलब यूरिन का जो फ्रिक्वेंसी है, अर्जेंसी है, उसमें ऑल्टरनेशन होगा, प्लस और क्या हो सकता है कि जो यूरिन है मिक्चुरेशन लाइक डिफिकल्ट, जो हमारा बर्निंग मिक्चुरेशन हो सकता है ना, ये सारा हो सकता है, फीवर वगैरह आ सकता है ना, और सुप्राप्यूबिक पेन हो सकता है बट पेरिनियम, सीवियर पेन इन पेरिनियम नहीं होगा, सो ये भी बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। आ हिमाटोमा इन द ऑफ द वजाइना और वल्वा, देखो अगर वजाइना या फिर वल्वा में हिमाटोमा होता है आफ्टर डिलीवरी, देयर इज लॉट्स ऑफ टेयर एंड लाइक क्या बोलते हैं प्रेशर वगैरह होने की वजह से
टीयर वगैरह होने की वजह से क्या होता है, देयर इज कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर द वजाइना, अंडर द वल्वा, है ना, उसकी वजह से लाइक लॉट्स ऑफ ब्लड होगा कलेक्टेड, सो हिमाटोमा फॉर्मेशन होता है। एंड बिकॉज ऑफ हिमाटोमा क्या होगा, रेक्टल प्रेशर होगा, बहुत सीवियर पेन होगा एंड शॉक में भी पेशेंट जा सकता है, ठीक है ना। सो रेक्टल प्रेशर एंड सीवियर पेन इन पेरिनियम बिकॉज ऑफ हिमाटोमा की वजह से हो सकता है। सो आंसर क्या होगा, डी होगा। क्यों नहीं हुआ ए, क्यों नहीं हुआ बी, क्यों नहीं हुआ सी, आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो आंसर इज डी। Next question, a schizophrenic client who is experiencing thoughts of having special power states that I am a messenger from another planet। कितना बड़ा अपने आपको शो कर रहा है कि मैं किसी अदर प्लैनेट से एक मैसेंजर आया हूँ एंड कैन रूल द अर्थ, जो कि पूरे अर्थ को रूल करेगा। ओके, सो द नर्स असेस दिस बिहेवियर एज, देखो साइकियाट्रिस्ट से ये ऐसा एक एमसीक्यू तो आते ही आता है, डिल्यूजन से, इल्यूजन से, हमारा क्या बोलते हैं हेलुसिनेशन से, इस तरीके का एमसीक्यू आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो उन्होंने बोला है कि वो अपने आप को मैसेंजर समझ रहा है जो कि किसी अदर प्लेनेट से आया है एंड वो अर्थ पे रूल करना चाहता है। सो इट मीन्स कि वो अपने आप को बहुत बड़ा, मतलब बहुत ग्रैंड समझ रहा है, राइट। सो ये क्या है, इट इज आइडियाज ऑफ रेफरेंस। नो, आइडियाज ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, आइडियाज ऑफ रेफरेंस में होता है कि उसको लगता है कि सब उसको रेफर करे। तो मैं आपको लेमैन में समझा रही हूँ सो दैट आप एग्जाम में इजिली कोरिलेट कर पाओ। आइडियाज ऑफ रेफरेंस मतलब कि उसको लगेगा कि सब उसको रेफर करे, मतलब कि टीवी में, न्यूज़पेपर में जो लोग बातें करें सब उसके बारे में है, सब उसी के बारे में चल रहा है, सब कुछ है ना, सब उसको ही रेफर कर रहे हैं। दैट इज द आइडियाज ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन मतलब उसको शक लगेगा, उसको लगेगा कि सब उसको मारना चाहते हैं। somebody is want to kill him, कोई उसको पॉइजन देना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, so मतलब उसको शक लगेगा कि मुझे सब मारना चाहते हैं। दैट इज परसिक्यूशन, सब पे उसको शक लगेगा, है ना। थॉट्स ब्रॉडकास्टिंग में क्या होगा, उसको लगेगा कि जो उसके थॉट्स है ना वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सबको पता चल रहा है ना, टीवी पे सब पे मतलब फैल रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। सो ये भी नहीं हो रहा है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर में मतलब कि अपने आप को लगेगा मैं बहुत ही बड़ा इंसान हूँ, मैं एकदम फेमस हूँ, मैं कुछ लाइक मैं एक अलग ही प्रजाति के इंसान हूँ, मैं कुछ और ही करना चाहता हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, है ना। दैट इज द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, है ना, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। एंड यहाँ पे उसको यही हो रहा है कि वो क्या फील कर रहा है, आई एम अ मैसेंजर फ्रॉम अनदर प्लेनेट एंड कैन रूल द अर्थ। सो इट इज द आंसर डी, है ना। वेरी सिंपल है, इस तरीके के एमसीक्यू एक आता ही आता है एवरी टाइम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 5-year-old चाइल्ड हैज सफर्ड सेकेंड डिग्री थर्मल बर्न्स ओवर 30%, ठीक है। 30% मतलब सेकेंड डिग्री बर्न है। 48 hours आफ्टर द बर्न इंजरी द नर्स मस्ट बिगिन टू मॉनिटर द चाइल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आफ्टर 48 hours वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर 48 hours के बाद नर्स है वो क्या मॉनिटर करेगी उस चाइल्ड में, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, या फिर डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, या फिर सीवियर हाइपोटेंशन, किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेगी। देखो आपको पता है, आप लोगों ने बर्न अच्छे से पढ़ रखा होगा, आपको पता है कि बर्न में लाइक फर्स्ट हमारा रिससिटेटिव फेस होता है लाइक अप टू 48 hours तक, अप टू 48 hours तक हमारा रिससिटेटिव और इमर्जेंट फेस होता है, जिसमें हमें लाइक पेशेंट का रिससिटेशन प्रॉपर करते हैं। क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, देयर इज बर्न की वजह से क्या हुआ है, जो हमारा इंट्रावस्कुलर फ्रॉम वेसल से जो फ्लूइड है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो गया, है ना। फ्रॉम इंट्रावस्कुलर जो फ्लूइड है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में, सेल के अराउंड। तो मतलब कि वस्कुलरली जो फ्लूइड है वो कम हो गया, तो देयर इज लाइक शॉक, हाइपोटेंशन, ये सब होगा, है ना, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा। सो अप टू 48 hours, फर्स्ट 48 hours हमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के लिए हमें पेशेंट को मॉनिटर करना होता है। देन आफ्टर 48 hours टू 72 hours क्या होता है कि जो कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी है जो लॉस हो चुकी थी वो रिगेन हो जाती है, तो फिर से कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी रिगेन हो जाती है, तो अगेन क्या होता है कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड इकट्ठा था वो अगेन इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट में जाने लगता है। सो अगर इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड बहुत ज़्यादा जाएगा तो क्या हो सकता है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो सकता है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाएगा। सो हमें आफ्टर 48 hours हमें फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के लिए, इन्फेक्शन के लिए, प्लस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए हमें मॉनिटर करना होता है, क्योंकि जो भी हमारा फर्स्ट 48 hours में जो भी ऑल्टरनेशन हुआ ना, अब वो आफ्टर 48 hours वो सब कुछ सही होने लगता है। तो
अगर आप फ्लूइड देते रहोगे एंड बॉडी भी अपना मैकेनिज्म स्टार्ट कर चुकी है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा ना, सो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो सकता है। तो आपको प्रॉपर बहुत कॉन्शियसली आपको फ्लूइड देना है पेशेंट को, एंड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के लिए भी मॉनिटर करते रहना है, इन्फेक्शन के लिए मॉनिटर करते रहना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए तो पहले भी मॉनिटर करेंगे और अभी भी मॉनिटर करते रहना है, ठीक है ना। सो इन्होंने क्या बोला है कि आफ्टर 48 आवर्स बोला है ना, देखो कहाँ गया, 48 आवर्स आफ्टर द बर्न इंजरी हमें क्या मॉनिटर करेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के लिए करेंगे। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हम फर्स्ट 48 आवर्स तक करेंगे। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, सीवियर हाइपोटेंशन, तो हमारा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में ही होगा, तो वो उसी के अंडर आ गया। बेसिकली सी और डी क्या है, डिस्ट्रैक्टर है, आपको ए और डी में आंसर देना था, तो आफ्टर 48 आवर्स बोला है तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा। आई बस समझ में, सो आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 56 ईयर ओल्ड psychiatric inpatient has had recurring episodes of depression है and chronic low self esteem। ऑफ कोर्स डिप्रेशन के पेशेंट में सेल्फ स्टीम तो लो हो ही जाता है ना। शी फील्स दैट हर फैमिली डज नॉट वांट हर अराउंड, ओके, होपलेसनेस है उसको, वर्थलेसनेस है उसको, है ना। एक्सपीरियंसेस अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, ठीक है, एंड हैज अ नेगेटिव व्यू ऑफ हर सेल्फ, ठीक है, खुद के लिए भी नेगेटिव व्यूज है। टू असिस्ट द क्लाइंट इन फोकसिंग ऑन हर स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिव ट्रेड्स, अ स्ट्रेटेजी यूज बाय द नर्स वुड बी टू, क्या होना चाहिए। देखो आपको पता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं ना, उनमें हमें क्या फील कराना होता है, उनमें हमें बेसिकली उनके स्ट्रेंथ पे फोकस कराना होता है कि यस आपके अंदर स्ट्रेंथ है ना, उनको स्ट्रेंथ के लिए फोकस करना होता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, प्लस उनको अकम्पलिशमेंट देनी होती है ना, अकम्पलिशमेंट देनी होती है, उनके स्ट्रेंथ पे फोकस करनी होती है ना। और कोई अनकॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं देना, क्योंकि अगर आप अनकॉम्प्लिकेटेड टास्क उसको दे दोगे तो उसमें उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो अगेन उसको और ज़्यादा खुद पे नेगेटिव व्यूज आ जाएंगे, अगेन उसको खुद पे सेल्फ डाउट और ज़्यादा आ जाएगा। सो अनकॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं देना, उसके स्ट्रेंथ, उसके अकॉम्प्लिशमेंट पे फोकस करना है ना, जो उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है, जो उसके अंडर है, जो वो कर सकता है, उस तरीके का काम उसको देना है, ठीक है ना। एंड जो मिनिमाइज क्या बोलते हैं उसको, जो सेल्फ वर्थ है वो इंक्रीज करना है, जो फेलियर का जो चांसेस होता है वो हमें मिनिमाइज करने होते हैं। इस तरीके का वर्क नहीं देना होता जिसमें उसको ज़्यादा फेलियर देखने को मिलेगा, जिसमें उसको लगेगा कि ये काम नहीं हो पाएगा, अनकॉम्प्लिकेटेड टास्क, इस तरीके का टास्क नहीं देना होता, ठीक ना। सो उन्होंने क्या बोला है कि हम कैसा टास्क देंगे, सो डेट उसको पॉजिटिव ट्रेड्स एंड स्ट्रेटेजी यूज बाय नर्स वुड बी टू, है ना, फोकसिंग ऑन हर स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिव ट्रेड्स। तो हम क्या करेंगे, टेल द क्लाइंट टू अटेंड ऑल स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज ऑन द यूनिट। देखो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों, मे भी हो सकता है कि सारे के सारे अगर हमने स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज दे दिया तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा जो कि वो नहीं कर पाएगा, अगेन उसको सेल्फ डाउट होगा, सो ये गलत हो गया। इनकरेज और डायरेक्ट क्लाइंट टू अटेंड एक्टिविटीज दैट ऑफर सिंपल मेथड्स टू अटेन सक्सेस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हम बोलेंगे, आगे हम पढ़ते हैं, ये तो हम बोलेंगे कि आपको मतलब उनको ऐसे एक्टिविटीज़ देंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ अटेंड करने के लिए बोलेंगे जिससे उसको सिंपल मेथड हो और उसको एक सक्सेस मिले, तो उसको एक खुद का वो लगेगा कि ठीक है मैं भी कुछ कर सकता हूँ ना, ऐसा कुछ फीलिंग आएगा, ठीक है। इंक्रीज द क्लाइंट सेल्फ स्टीम बाय आस्किंग दैट शी मेक ऑल डिसीजन रिगार्डिंग अटेंडेंस इन ग्रुप एक्टिविटीज़। देखो क्लाइंट की सेल्फ स्टीम तो हमें इंक्रीज करनी है ना, बट ऑल डिसीजन रिगार्डिंग अटेंडेंस ये हम नहीं दे सकते, क्योंकि अभी उसके अंदर वो एबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो डिसीजन वगैरह एंड ऑल ले सकता है ना। सो सेल्फ स्टीम तो हमें इंक्रीज करते रहना, बट सारा का सारा एक्टिविटीज उसके ऊपर नहीं डालना है ना। नॉट अलाउ एनी डिपेंडेंट बिहेवियर बाय द क्लाइंट बिकॉज सी मस्ट लर्न इंडिपेंडेंस एंड विल हैव टू आस्क फॉर एनी असिस्टेंट फ्रॉम द स्टाफ। ये भी गलत है, क्यों, देखो अगर हम उसको बिल्कुल ही डिपेंडेंट, मतलब पूरा फुल्ली डिपेंडेंट भी नहीं करना, बट ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस बनाना है, ये भी नहीं करना, क्योंकि पूरा का पूरा वो इंडिपेंडेंस बनी रहेगी तो मतलब कि वो खुद पे खुद जो होता है ना स्ट्रेंथ डेवलप करना, खुद वो नहीं कर पाएगी ना। नॉट अलाउ एनी डिपेंडेंट बिहेवियर बाय द क्लाइंट बिकॉज शी मस्ट लर्न इंडिपेंडेंस, तो हमें इंडिपेंडेंस शी मस्ट लर्न इंडिपेंडेंस एंड विल हैव टू आस्क फॉर एनी असिस्टेंट फ्रॉम द स्टाफ, जो कि बिल्कुल गलत है ना। जो बी उन्होंने बोला ना ये बिल्कुल सही बोला कि थोड़ा स्ट्रेंथ भी होगा, थोड़ा उसको जो वर्क जो करेगा उसमें उसको सक्सेस मिलेगा, तो उसको एक क्या बोलते हैं अकम्पलिशमेंट फीलिंग होगा, उसको लगेगा यस आई कैन डू, है ना। सो इनकरेज और डायरेक्ट क्लाइंट टू अटेंड एक्टिविटीज दैट ऑफर सिंपल मेथड टू अटेन सक्सेस। सो आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। A 74-year-old obese man who has undergone open reduction and internal fixation of the right hip is
8 डे पोस्ट ऑपरेटिव। अच्छा, मतलब ये सर्जरी हुई है उसकी, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन ऑफ द राइट हिप, और पोस्ट ऑप डे क्या है, 8th डे है। ठीक है, ही हैज हिस्ट्री ऑफ अर्थराइटिस एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, ही एडमिट्स टू राइट लोअर लेग पेन। ठीक है, राइट लोअर लेग पेन होना स्टार्ट हुआ उसे, डिस्क्राइब्ड एज अ क्रैम्प इन माई लेग। अच्छा, मतलब उसको राइट लेग में उसको पेन होता है एंड वो उसको बताती है कि वो पेन कैसा है, लाइक अ क्रैम्प, मतलब कि उसके पैर में पूरा क्रैम्प जैसा पेन हो रहा है। सो एन अप्रोप्रिएट एसेस फॉर पेन विथ प्लेंटी फ्लेक्शन। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या उन्होंने बोला है कि 74 ईयर ओल्ड है, 74 ईयर ओल्ड है, मतलब कि बहुत एल्डरली है, प्लस उसको क्या हुई है, सर्जरी हुई है, तो मतलब कि वो क्या है, सर्जरी है तो इमोबिलाइज्ड है ना, इमोबिलाइज्ड है। इमोबिलाइज्ड मैंने क्यों बोला, क्योंकि उसको सर्जरी कौन सी हुई है, हिप रिप्लेसमेंट वाली हुई है ना। देखो, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन सर्जरी हुई, तो थोड़ा सा इमोबिलाइज तो है ही है, प्लस ओबीज भी है, प्लस पास्ट हिस्ट्री में उन्होंने क्या बताया कि अर्थराइटिस भी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्या है उसको, एट्रियल फिब्रिलेशन भी है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस है, प्लस ये सारा फैक्टर भी उसको प्रमोट करता है। सो क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से, और उसके राइट लेग में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, राइट लेग में पेन हो रहा है, पेन कैसा है, क्रैम्प जैसा पेन है, तो हो सकता है ये डीवीटी हो सकता है ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है ना, हो सकता है ना ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, क्योंकि पेन जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में जो पेन होता है ना, वो इस तरीके का ही पेन होता है, ऐसा लगता है कि वो जिस लेग में होता है टाइटनेस और क्रैम्पिंग जैसा पेन होता है, प्लस वार्म, उसको जब टच करोगे ना तो वार्म होगा, टेंडरनेस हो सकता है ना, स्वेलिंग हो सकता है। ठीक है, ये सारा साइन देखने को मिलता है। ठीक है ना, सो हम क्या बोलेंगे, असेस फॉर पेन विथ प्लेंटी फ्लेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, असेस फॉर पेन विथ प्लेंटी फ्लेक्शन होमन साइन है। एंड होमन साइन मतलब कि डीबीटी में करते थे बट अब नहीं करते हैं, क्योंकि अगर डीबीटी होता है तो हमें कम्प्लीटली इमोबिलाइज करना होता है उस लेग को, तो उस टाइम आप प्लेंटी फ्लेक्शन ये सब करके आप चेक नहीं करोगे। सो होमन साइन या क्या होगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, नहीं करेंगे। सो ए भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो जो क्लॉट्स है वो डिसलॉज होकर लंग्स में जा सकता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है ना, सो ये नहीं करेंगे। असेस फॉर एडीमा एंड हीट ऑफ द राइट लेग, यस ये तो हम करेंगे, हम असेस करेंगे कि एडीमा तो नहीं है, वो जो लेग है वो वार्म तो नहीं है, हीट तो नहीं है, अगर हीट है, वार्म है, टेंडरनेस है, एडिमा है, तो मे भी डीबीटी हो सकता है। ठीक है ना, इंस्ट्रक्ट हिम टू रब द क्रैम्प आउट ऑफ हिज लेग, बिल्कुल ही गलत, रब करने बोलेंगे। हो सकता है कि रब करने से जो क्लॉट्स है डिसलॉज होके अगेन कहाँ जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, इमरजेंसी कंडीशन, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एलिवेट द राइट लोअर एक्सट्रीमिटी विथ पिलो प्रॉप्ड अंडर द नी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, नो डाउट हम क्या बोलते हैं, डीवीटी में पेशेंट को बोलते हैं कि अपना लेग थोड़ा सा एलिवेट करके रखो, बट इट इज़ लाइक कम्प्लीटली लेग को थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप बस नी के अंडर, अगर अपने नी के अंडर जस्ट पिलो लगाया तो अगेन नी के अंदर अगर आपने पिलो लगाया, सपोज दिस इज द नी, अपने नी के अंडर पिलो लगाया, तो ये पार्ट तो थोड़ा ऐसे हो गया ना, अगेन वीनस रिटर्न, मतलब वीनस रिटर्न प्रॉपर नहीं हो पाएगा, है ना, और इसके नीचे लगाने का कोई फायदा नहीं। अगर पूरा का पूरा लेग थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हो लाइक 10 to 15 डिग्री पे, बट येस आप नी के अंडर नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे उन्होंने बोला होता है कि एलिवेट राइट लोअर एक्सट्रीमिटी 10 to 15 डिग्री तक, देन इट्स नॉर्मल, ठीक है, कर सकते हैं। सो ये भी गलत हो गया, है ना। तो ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ आर्थराइटिस एंड एट्रियल फिब्रिलेशन, ही एडमिट्स टू राइट लोअर लेग पेन डिस्क्राइब्ड एज अ क्रैम्प इन माई लेग, एंड अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा कि असेस फॉर एडीमा एंड हीट ऑफ द राइट लेग। अगर ये प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे, कंप्लीटली अपने लेग को इमोबिलाइज करो, एंड लेग डीवीटी के लिए स्कैन वगैरह करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, है ना। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एडमिशन द क्लाइंट हैज़ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा आपको पता है, एल्वियोली में फ्लूइड का कलेक्शन होता है जिसकी वजह से लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ऑल सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। द नर्स प्लेसेस द क्लाइंट इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर अ क्लाइंट इन पल्मोनरी एडिमा विच इज, देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, पोजीशन से पूछा है, किस तरीके से घुमा के पूछा है, मतलब कि यही होता है नॉर्सिट मेंस की, मतलब कि आपको डायरेक्टली पोजीशन से ही पूछा है, बट किस तरीके से उन्होंने पूछा है कि सिंपल मतलब अगर देखें तो क्या पूछा उन्होंने, पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट है तो हम उसको कौन सा पोजीशन देंगे, हाई फॉलोअर देंगे, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड बोलेंगे, सिटिंग इन अ चेयर बोलेंगे, सुपाइन विथ फिट एलिवेटेड बोलेंगे। ठीक है, सो देखो हमारा जो ये जो पेशेंट है वो किस चीज़ का है, पल्मोनरी एडिमा का है। ठीक है, सो देखो लंग्स में प्रॉब्लम है, एल्वियोली में फ्लूइड इकट्ठा है, एल्वियोली एक्सपेंड नहीं हो पा रही है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो पेशेंट को,
प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो, ठीक है, प्लस पल्मोनरी एडिमा भी है तो हम प्लस क्या सोचेंगे कि जो वीनस रिटर्न है ना वो कम हो, डिक्रीज वीनस रिटर्न हो, डिक्रीज प्रीलोड हो, डिक्रीज वीनस रिटर्न हो, मतलब कि हार्ट पर भी थोड़ा सा जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो, है ना। तो इसमें सबसे जो बेस्ट पोजीशन होगा वो क्या होगा, हाई फॉलोअर पोजीशन देते हैं। मतलब जितने भी ऐसे बस याद कर, जितने भी रेस्पिरेटरी और कार्डियक प्रॉब्लम जो पेशेंट होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम हाई फॉलोअर पोजीशन देते हैं। क्यों? हाई फॉलोअर से फर्स्ट ऑफ ऑल जो लंग्स है वो प्रॉपर एक्सपेंड होगा तो ऑक्सीजनेशन में भी हेल्प होगा, प्लस जो वीनस रिटर्न है वो भी कम होगा, है ना। सो ये हो गया। लाइंग ऑन लेफ्ट साइड ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इससे और उनको दर्द, उनको और लाइक सिम्टम्स वर्स होगा। सिटिंग इन अ चेयर ये भी बोल सकते हैं, बट लाइक इन दैट कंडीशन मतलब सिटिंग इन अ चेयर इज नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, हाई फॉलोअर इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है ना। सुपाइन विथ फिट एलिवेटेड ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे, इससे तो पेशेंट और ज़्यादा लाइक और पेशेंट का जो सिम्टम्स है और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, है ना। सो आंसर क्या होगा, ए होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, कि लंग भी एक्सपेंड होगा प्लस विनस रिटर्न भी कम होगा, ठीक है ना, प्लस हाई फॉलोअर के साथ अगर लेग डेंगलिंग कर लेगा तो वो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अ प्रेग्नेंट क्लाइंट कंटिन्यूज टू विजिट द क्लिनिक रेगुलरली ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, ठीक है। ड्यूरिंग वन ऑफ हर विजिट्स while lying supine on the examining table she tells the RN that she is becoming light headed। जैसे ही वो सीधा लेटी एकदम सुपाइन, उसने क्या बोला कि मुझे लाइट हेडेड हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है। द RN notices that the client has pallor in the her face में पूरा पैलर है, and is perspiring profusely। The first intervention the RN should initiate is to, ये सिम्टम्स ये पढ़ के आपको क्या लग रहा है, ये क्या हुआ? देखो सुपाइन लेटी, जो प्रेग्नेंट लेडी है सुपाइन लेटी के तो क्या होगा, जो यूट्रस है, जो ग्रेविड यूट्रस है वो क्या करेगा, वो हमारे वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा पे कंप्रेस करेगा तो वीनस रिटर्न क्या होगा, कम होगा, ऑफकोर्स हाइपोटेंशन होगा, और ये सारा सिम्टम्स देखने को मिलेगा, लाइट हेडेड, प्रोफ्यूज वगैरह वगैरह एंड ऑल, ठीक है ना, हाइपोटेंशन वगैरह देखने को मिलेगा। सो हम क्या करते हैं, हम फटाफट जो मदर को लेफ्ट लेटरल पोजीशन दिलवाते हैं, यही करवाते हैं ना, लेफ्ट लेटरल पोजीशन या फिर सिट बैठ जाओ, ठीक है ना, ये पोजीशन दिलवाते हैं। सो इसमें आप क्या करोगे, द फर्स्ट इंटरवेंशन द RN शुड इनिशिएट इज टू प्लेस द एग्जामिनिंग टेबल इन द ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे तो और उनको डिफिकल्ट होगा, है ना, ये गलत हो गया। असेस द क्लाइंट टू सी इफ शी इज हैविंग वेजाइनल ब्लीडिंग, देखो इससे कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। उसको क्या हुआ कि जैसे ही हमने उसको सीधा लिटाया ना, एकदम सुपाइन लिटाया, तो इसको ये सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। अगर वेजाइनल ब्लीडिंग होगा पहले से होगा तो वो शॉक वगैरह में भी जा सकती है, सो ये बिल्कुल गलत हो गया, ये तो लाइक अनरिलेटेड ही हो गया। ऑब्टेन द क्लाइंट्स वाइटल साइन इमीडिएटली, ये ज़रूरी है, ऑफकोर्स ज़रूरी है, पेशेंट को लाइट हेडेड हो रहा है, प्रोफ्यूजली लाइक पसीने वगैरह आ रहे हैं तो हम वाइटल साइन लेंगे, बट हेल्प द क्लाइंट टू अ सिटिंग पोजीशन, दिस इज द मोस्ट प्रायोरिटी, दिस इज द वन। पहले हम पोजीशन देंगे, पोजीशन हम देंगे आइदर लेफ्ट लेटरल पोजीशन या फिर सिटिंग, सीधा लेट जाओ मतलब सीधा बैठ जाओ, सिटिंग पोजीशन या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, देन हम वाइटल साइन चेक करेंगे। सो दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी एंड दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बोला द फर्स्ट इंटरवेंशन द RN शुड इनिशिएट इज टू, ऑफकोर्स पोजीशन हम देंगे, सो आंसर इज डी, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन आप बताओ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पोजीशंस, ये बहुत सिंपल है। देखो इन्होंने ये हाथ को यहाँ किया, फिर ये वाला हाथ को यहाँ किया, है ना, फिर इसको लेग को फ्लेक्स करके उसको रिकवरी पोजीशन दे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकवरी पोजीशन बोलते हैं। आंसर क्या होता है, सी इज द रिकवरी पोजीशन, ये हमारा रिकवरी पोजीशन है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता भी रखा है। सो दैट्स ऑल अबाउट एंड ऑल द बेस्ट। कल एग्जाम है, अच्छे से करना, जब रफ पैचेस आएगा बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले MCQ आपको आते होंगे, बस एक दो क्वेश्चंस नहीं आए दैट डजंट मीन कि आपको कुछ भी नहीं आएगा। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, आपको अप टू 1000 रैंक चाहिए, तो आपको एटलीस्ट कितना MCQ करके आना है, ठीक है। सो उतना टारगेट रखना है, ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करना है, ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करना है कि सारा जो नहीं आता वो भी करे जा रहे हो, बहुत सारा नेगेटिव कर दिया, और अंडर अटेम्प्टिंग भी नहीं करना है, ठीक है, अंडर अटेम्प्टिंग भी नहीं करना है, ओवर अटेम्प्टिंग भी नहीं करना है, नेगेटिव का ध्यान रखना है, जो वर्ड्स है इंक्लूड, एक्सक्लूड, नॉट, येस वगैरह जो हमारे सिली जिसकी वजह से बोलते हैं सो कॉल्ड सिली मिस्टेक, वो उसका ध्यान रखना है आपको, और कॉन्फिडेंट रहना है। प्रे टू योर गॉड, अपने गॉड से प्रे करके जाना है, सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया होगा इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट।